जय हिंद। रंजीत तिवारी सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश सर। जी, आवाज आ रही है सर मेरी? ओके, आवाज आ रही है सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, आवाज आ रही है मुझे। ओके। रंजीत तिवारी सर, मेरा एक बड़ा अहम मुद्दा था, एक बड़ा अहम सवाल था जिसके ऊपर मुझे आपके साथ बातचीत करनी थी। असम राइफल के भाई बहुत मुझसे नाराज हैं कि कई दिन हो गए आपने वीडियो नहीं डाला, आप असम राइफल को भूल गए हैं। मैं पहले उन भाइयों को बता देना चाहता हूं कि भाइयों, मुझे यूट्यूब ने दूसरी स्ट्राइक दी है, तो मेरे पास ऑप्शंस नहीं था कि मैं 15 दिन तक कुछ अपलोड कर पाता। इसके लिए माफी आपसे चाहूंगा। बहुत कुछ है मेरे पास आपको इन्फॉर्म करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे मैं सारी वीडियो बनाऊंगा और बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि जुलाई का महीना आपके लिए बहुत खास होने वाला है। रंजीत तिवारी सर, जो मुद्दा लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं, क्योंकि कुछ वीडियो, कुछ पिक्स जो हैं वो असम राइफल की ऑफिशियली असम राइफल की तौर से जारी की गई हैं, जहां पर वो आधुनिक वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। भ्रंगा फील्ड फायरिंग रेंज, वहां पर एक प्रैक्टिस चल रही है। जो उस प्रैक्टिस को देखकर मुझे कुछ ऐसा लगा जिस प्रकार से हमारी असम राइफल्स, माफ करिए, इन्फेंट्री यूनिट्स प्रैक्टिस करते हैं, कुछ वैसा ही अभ्यास हो रहा है। और ये अभ्यास उस वक्त, जिस वक्त इस बात के कयास हैं कि आने वाले वक्त में टू फ्रंट वॉर जो है वो इंडिया के सामने आ सकता है। तो क्या कारण है कि अचानक से असम राइफल इतनी एक्टिव हो गई सर, कि उन्होंने भी रॉकेट लॉन्चर्स, राइफल सब उठा दी और कहा कि नहीं, हम भी तैयार हैं? क्या वाकई में कुछ बड़ा हो रहा है सर? बिल्कुल सर। सर, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि यह कोई दरंगा फील्ड फायरिंग रेंज में जो भी मतलब एक्सरसाइज चल रहा है या जो लॉन्ग रेंज के वेपन्स फायर किए जा रहे हैं, सर ये पहली बार नहीं है, ये शुरू से ही होता रहा है। आपको मैं बता दूं कि जो दरंगा फील्ड फायरिंग रेंज है, ये भारत और भूटान की सीमा पे स्थित है। यानी इंडिया का असम स्टेट और भूटान के बिल्कुल बॉर्डर पे स्थित है दरंगा फील्ड फायरिंग रेंज। तो यहाँ पे एक लॉन्ग रेंज है जहाँ पे इन्फेंट्री, माफी के साथ रंजीत तिवारी सर, 2001, 2002, 2003 इस फील्ड फायरिंग रेंज में मैंने 3 एक्सरसाइज की हैं। एक जवान के तौर पर हम तोपखाने वाले वहीं पर जाया करते थे गोले बरसाने के लिए। तो जो हमारी गनें थी वो इंडिया में लगती थी, जो टारगेट होते थे वो हमारे भूटान में हुआ करते थे। क्या सर, प्लीज आप कंटिन्यू रखिए। तो मेरा भी बड़ा लगाव है वहां से। बिल्कुल सर। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये फील्ड फायरिंग रेंज में तो हम शुरू से ही एक्सरसाइज करते हैं, शुरू से ही हमारी फायरिंग्स होती हैं। जो भी हमारे लॉन्ग रेंज के वेपन्स हैं, एरिया वेपन्स हैं, ये सारे वहां पे फायर किए जाते हैं। पहले के टाइम में असम राइफल में रॉकेट लॉन्चर नहीं था। जब 84 mm रॉकेट लॉन्चर भी इंट्रोड्यूस हुआ असम राइफल में, तो उसको फायर करने के लिए हमारे पास देखा जाए तो एक ही जगह है, वो है दरंगा फील्ड फायरिंग रेंज। तो वहां पे हम रॉकेट लॉन्चर्स की फायर करते हैं। इसके साथ साथ हर बटालियन में 81 mm मोटर होता है, जो कि इन्फेंट्री बटालियन का तोपखाना के नाम से भी जाना जाता है। यानी जैसे कि आर्टिलरी है, उसी प्रकार से किसी इन्फेंट्री रेजिमेंट के अंदर, इन्फेंट्री यूनिट के अंदर जो 81 mm मोटर है, वो बटालियन का तोपखाना माना जाता है। उसी प्रकार से कंपनीज में जो 51 mm मोटर्स होते हैं, MMG होती है, मीडियम मशीन गन, AGS होता है, AGS मीन्स ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम। तो ये सारे लॉन्ग रेंज के वेपन जो हैं और एरिया वेपन्स है, ये सारे दरंगा में फायरिंग होते हैं। और ये फायरिंग कोई साल में एक बार नहीं होती है सर। असम राइफल्स को ये फायरिंग रेंज 4 बार, एक साल में 4 बार अलॉट किया जाता है। यानी क्वार्टरली बेसिस पे अलॉटमेंट होता है हर एक क्वार्टर में। यानी कि फर्स्ट जो मतलब 3 मंथ्स होता है, तो एक क्वार्टर में 4 या 5 यूनिट असम राइफल की या उससे ज्यादा भी एक बार में वहां जाती है और अपने यूनिट्स के जो भी मतलब उनके वेपन्स होते हैं, लॉन्ग रेंज वेपन्स और लॉन्ग रेंज वेपन्स, एरिया वेपन्स और अपना 84 RL, तो ये सारे वेपन्स वहां पे फायर किए जाते हैं। साथ ही साथ ग्रेनेड फायरिंग भी होती है सर। और जो इसमें कुछ मतलब अनएक्सप्लोडेड रह जाता है सर, उसको वहां पे डेमोलेशन भी किया जा सकता है। जैसे नंबर 36 हैंड ग्रेनेड काफी पुराना है, कई सारे ग्रेनेड ब्लास्ट नहीं हो पाते हैं, या कुछ जैसे हमने RL फायर किया, कोई राउंड मिस फायर हो जाता है। तो इस प्रकार के जो भी मतलब UXOs होते हैं,
अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस बोलते हैं इन्हें हम टेक्निकल लैंग्वेज में। इन यूएक्सओज को भी वहां पे हम क्या करते हैं, डेमोलेशन करते हैं, क्योंकि ये सारे एक्सप्लोजिव यूनिट एरिया में डेमोलेशन नहीं किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी हमेशा साल में 4 बार प्रैक्टिस चलती है, और ये प्रैक्टिस कोई आज से नहीं चल रही है सर, ये काफी लंबे वक्त से चल रही है। लेकिन ये बात अलग है कि असम राइफल पहले इन चीजों को मतलब शो नहीं करती थी, तो दुनिया को पता नहीं चलता था। जैसे कि आप मतलब खुद फौजी आदमी है, लेकिन आपको कैसे पता चला? असम राइफल के फेसबुक पेज से। तो अब इन चीजों को लोग जान रहे हैं, नहीं तो हमारे बारे में लोग जानते नहीं थे। तो एक तो हम दरंगा फील्ड फायरिंग रेंज में हमेशा रहते हैं। ये हमारी जो तैयारी होती है सर, आपको बता दूं, ये तैयारी हमारी होती है चाइना को मद्देनजर रखते हुए, ना कि सीआई ऑप्स के लिए। सीआई ऑप्स में इन वेपन्स का कोई काम नहीं है। एमएमजी, एजीएस, 84mm रॉकेट लॉन्चर्स, 84mm रॉकेट लॉन्चर का कभी कभार यूज आ जाता है सीआई ऑप्स में, लेकिन 81mm मोर्टार का तो कभी यूज नहीं है। तो ये जो वेपन्स हैं सर, हम चाइना को देखते हुए हम असम राइफल हमेशा ऑपरेशनल रेडीनेस रहती है। ऑपरेशन के लिए, चाइना के अगेंस्ट ऑपरेशन के लिए असम राइफल तैयार रहती है। चाहे असम राइफल की यूनिट नागालैंड में हो, मिजोरम में हो, या कहीं भी सीआई ऑप्स कर रही हो, लेकिन उसका टास्क जो है उस सीआई ऑप्स के अलावा अरुणाचल और सिक्किम के एरियाज में, जहां पे चाइना बॉर्डर है, चाइना का एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पे हर यूनिट को एक एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। तो हम क्या करते हैं कि हमारी मतलब मान के चलिए कि 3 प्रकार की एक्सरसाइजेज होती हैं। एक तो हो गया आपका ये दरंगा फील्ड फायरिंग रेंज, जहां पे हम अपने सभी लॉन्ग रेंज वेपन को फायर करते हैं। दूसरा, हम अरुणाचल या सिक्किम के एरिया में जाते हैं साल में एक बार, जो हमारा वहां पे एओआर दिया हुआ है, वहां पे कोई ना कोई यूनिट डिप्लॉय रहती है, उसके बावजूद भी उस एरिया में, हाँ सर, उस एरिया में जाकर के हम उस एरिया में एक्सरसाइज करते हैं, ताकि हम मतलब जरूरत पड़ने पे बहुत कम समय में, कम से कम समय में सीआई ऑप्स से निकल करके कॉन्वेंशनल वार में, बिल्कुल मतलब कन्वेंशनल वार में एक इन्फेंट्री बटालियन के तौर पे हम वहां पे मतलब चाइना का मुंहतोड़ जवाब दे सके। इसके लिए असम राइफल की 46 यूनिट सर तैयार रहती है। तीसरी ट्रेनिंग होती है हमारी पीआईटी, यानी कि प्री इंडक्शन ट्रेनिंग। पीआईटी का तो अर्थ है प्री इंडक्शन ट्रेनिंग, यानी कि जो कोई नॉर्थ ईस्ट से बाहर से या जेएंडके के बाहर से, जेएंडके में या नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है बटालियन, उसकी पीआईटी होती है। लेकिन हम तो परमानेंट नॉर्थ ईस्ट में है। हाँ, जेएंडके में जो हमारी यूनिट है वो रोटेशन बेस पे है, एक यूनिट आएगी तो उसको दूसरी यूनिट मतलब वहां रिलीव करेगी, तो वहां पीआईटी समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे पीआईटी क्या है, परमानेंट हम डिप्लॉय है, बट हम आपस में, हमारी जो यूनिट है उनकी कंपनीज है, किसी न कोई हमारी कंपनी किसी बटालियन की, जैसे मान लीजिए मैं 18 AR का हूँ, 18 असम राइफल्स का, तो हमारी कोई ना कोई एक यूनिट नहीं, कंपनी कोई ना कोई हमारी डिटेल रहती है। एक कंपनी पीआईटी कर रही होती है, दूसरी डिटेल होती है पीआईटी में जाने के लिए। तो परमानेंट हमारा ये पीआईटी ट्रेनिंग चलते रहता है। पीआईटी में आप समझ लीजिए सीआईसीटी की जो भी मतलब ट्रेनिंग होती है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन की हमारी ट्रेनिंग चलते रहती है। तो ऐसे हम कर सकते हैं सर कि हम 3 प्रकार से हमेशा एक्सरसाइज में रहते हैं। एक तो हमारी दरंगा फील्ड फायरिंग रेंज हमारे लिए हमेशा अवेलेबल है, वहां पे हम क्वार्टरली बेसिस पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। दूसरा हमारी पीआईटी, और तीसरा सर जो एलएसी है हमारा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो ईस्टर्न रीजन का एलएसी है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का, वहां पे हम रिजर्व के तौर पे हम नॉमिनेट है। तो हम तो ऑपरेशन कर रहे हैं सर सीआई ऑप्स, बट अगर चाइना अटैक करता है तो हम अपना सीआई ऑप्स छोड़ के हमारी ज्यादातर यूनिट है अरुणाचल और सिक्किम में डिप्लॉय हो जाएंगे। इसलिए हमें मतलब इस प्रकार से हमें ट्रेंड किया जाता है, और हमारी एक्सरसाइज भी यही है। तो हमारी मेनली एक्सरसाइजेज जो है सीआई ऑप्स के बाद अगर कुछ है तो कन्वेंशनल ऑपरेशन की तैयारी हम भी करते हैं, और ये आज से नहीं कर रहे हैं सर। अगर आप नेशनल वार मेमोरियल में जाएं तो 1962 के वार में सबसे अधिक शहादत हमने दी, हमने मींस असम राइफल ने, हमारे जवानों ने ही, असम राइफल्स के जवानों ने ही चाइना के हमले को रोका और उन्हें डिले पैदा किया। इन्फेंट्री की यूनिटें काफी कम थी। जो नेफा एरिया है उस समय का, 1962 का नेफा, आज का अरुणाचल प्रदेश, नेफा का मैंने आपको पहले भी बताया था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो नेफा पे जब 1962 में चाइना ने सर्दियों के मौसम में अटैक किया, तो उस अटैक को झेलने वाले असम राइफल वाले ही थे, और असम राइफल ने ही उनको रोका। और असम राइफल की मदद के लिए इन्फेंट्री की कुछ यूनिटें थी, लेकिन डिप्लॉयमेंट ज्यादा नहीं था। हमारी असम राइफल की यूनिटें
जो थी यहाँ पे, जो चाइना बॉर्डर में डिप्लॉय थी, वो प्लाटून और सेक्शन लेवल तक पे डिप्लॉय थी। एक लांस नायक और नायक सेक्शन के पोस्ट को कमांड करता था। तो सर वो सिचुएशन था उस समय। आज ऐसा नहीं है, बट हम लोग सीआई ऑप्स कर रहे हैं, फिर भी हम रिजर्व में चाइना अटैक करें, पे जाके चाइना का मुंह तोड़ जवाब देंगे। बेशक हमें कोई, लेकिन ये भी इसमें जोड़ना चाहूंगा, तो बिल्कुल हम मैं और तिवारी सर भी चलेंगे साथ में, हम फिर चलेंगे एक बार झंडा उठा के हिंदुस्तान का। बस एक आखिरी सवाल जो छोटा सा, जवानों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है सर। तो सरकार हमसे काम ले रही है और हम काम कर रहे हैं, और बाकियों से 2 कदम आगे बढ़ के कर रहे हैं, लेकिन हमें सर हमारे जवानों के मोराल को अप करने के लिए, उनके मोराल को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट को कुछ कदम उठाने होंगे सर। तो बिल्कुल उठाने होंगे, और हम खुद चाहते हैं कि आप एमओडी में आए। कई बार पंडित जी मैं कई बार इस मुद्दे को उठा चुका हूँ, मैं फिर इस मुद्दे को उठाऊंगा अब, क्योंकि बड़े मुश्किल से मेरी वापसी हुई है यूट्यूब पर। मैं फिर इस मुद्दे को उठाऊंगा कि ये पहल की जाए कि एमओडी को लेकर, और मेरी उम्मीद है कि जुलाई में जो हाई कोर्ट से फैसला आना है वो कुछ अच्छा फैसला होगा। बस एक आखिरी सवाल, 1 मिनट 2 मिनट में ज्यादा उसका जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मुझे 4 साढ़े 4 मिनट बाद छोड़ जाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं कि राजेश भाई तुम बहुत बड़ा लंबा वीडियो बनाते हो, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। बस एक छोटा सा जवाब, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भी हमने असम राइफल और इंडियन आर्मी की एक ज्वाइंट ड्रिल भी देखी, एक्सरसाइज देखी, जहां पे हमने देखा कि दोनों जो फोर्सेस हैं वो मिलकर एक दूसरे को सिखा रही हैं ऑपरेशन के तरीके। तो क्या कुछ हम बड़ा आने वाले वक्त में एक आहट है उसकी, जिसको लेकर असम राइफल और इंडियन आर्मी जो है तैयारी कर रहे हैं? सर ऐसा अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमेशा से जो आर्मी के अंडर, असम राइफल जो है एक्चुअल आर्मी के अंडर में ही है, चाहे वो सीआई ऑप्स के लिए हो या कन्वेंशनल ऑप्स के लिए हो, असम राइफल आर्मी के अंडर में है। तो ये जो एक्सरसाइजेस चलता है उसमें आर्मी असम राइफल का कोई भेदभाव नहीं है सर। हम आर्मी के पार्ट के तौर पे ही हम वहाँ पे ऑपरेशंस करते हैं, या फिर आने वाले ऑपरेशंस के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं। तो सिक्किम के इलाके में, अरुणाचल प्रदेश के इलाके में ऐसा कोई एक्सरसाइज हो रहा है तो ये हमेशा होता है सर। ये बात अलग है कि मीडिया की या सोशल मीडिया की नज़र उस पर नहीं पड़ती थी, तो ये चीज़ों की जानकारी लोगों को, मतलब लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब ये सारी जानकारियां लोगों तक पहुंच रही है, और लोग भी समझ रहे हैं कि असम राइफल एक ऐसी फौज है जिसे मतलब सरकार ने कुछ हद तक गुप्त तौर पे रखा हुआ है, यानी सीक्रेट रखा हुआ है, उसको शो नहीं करती है, लेकिन है जो ये इन्फेंट्री का ही काम करती है। जब से डिफेंस डिस्कशन आया है तब से असम राइफल जो है पंडित जी वो, जी जब से डिफेंस डिस्कशन आया है तब से मुझे लगता है कि असम राइफल अब सीक्रेट फौज नहीं रही है। तमाम खामियां, तमाम खूबियां मेरी कोशिश है कि मैं बाहर लेकर आऊं इसके। जी जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क मुझे चाहिए, क्योंकि लंबा वक्त ले लिया जानने लगे हैं सर, जो कि अभी तक मेरी यही कोशिश है, और अभी भी जी अभी भी यही कोशिश है कि एमओडी पर एक बड़ा फैसला असम राइफल के लिए हो जाए। तो मेरी मेहनत है ना, मुझे लगेगा कि यस जो मैंने मेहनत की है वो कामयाब रही है, वो मैं उसमें सफल रहा हूं। लेकिन उम्मीदें हैं ऐसा होगा। लेकिन चलिए, आपने समय दिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। तिवारी साहब इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, और असम राइफल के भाइयों को भी मेरी तरफ से प्रणाम। अपना प्यार इसी प्रकार से देते रहिएगा। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। जय हिंद सर, आपको भी शुक्रिया, सभी को जय हिंद। जय हिंद सर।